गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आपका ये टॉपिक यूनिट थर्ड से बिलोंग करता है। पहला ही टॉपिक है कृषि, अर्थ एवं प्रकार कि वास्तव में कृषि किसे कहते हैं और ये कितने भागों में इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। प्रमुख कृषि के रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये आपका यूनिट थर्ड का पहला ही टॉपिक है। पेपर सेकंड का नाम आपको पता ही होगा, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल है, और जो पेपर फर्स्ट है वो है क्षेत्रीय भूगोल। तो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तव में कृषि क्या होती है? तो कृषि का अर्थ है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यानी किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न सहकारी तत्वों की सहायता से फसल उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको ही हम सरल शब्दों में कृषि कहेंगे। अब फसल उत्पादन कृषि के साथ और क्या गतिविधि सम्मिलित हो सकती है? फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीकी को हम कृषि कहते हैं। यानी कि ये भी एक कला है और विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इसमें निश्चित मापदंडों का प्रयोग भी करना होता है। तकनीकी है ही क्योंकि विभिन्न तकनीकी संसाधनों और यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया और प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। कृषि चूँकि विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में प्राथमिक कार्य है, यानी ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है जिसका मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो कृषि जो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनकी सहायता से हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, जिससे हम अपने विकास को सतत रूप से बनाए रख सकें। अब देखिए कृषि के प्रकार। चूँकि कृषि के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। यदि हम आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण करें तो इसमें आर्द्र कृषि, अति आर्द्र कृषि, जिसको आर्द्र कृषि को तर कृषि भी कह सकते हैं, शुष्क कृषि, अर्ध शुष्क कृषि, काफ़ी प्रकार हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो फसल उगाने की प्रक्रिया और उसमें उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकी और उस कृषि जो की जाती है उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम 10 प्रकारों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि उस विशेष प्रकार की कृषि प्रणाली का विकास किस क्षेत्र में किया गया है और कौन से क्षेत्रों में वर्तमान में ये प्रचलित है और उसका क्या उद्देश्य है और उस कृषि कार्य में किन फसलों की प्रधानता पाई जाती है। तो पहला ही हम देखेंगे यायावर पशुचारण। चूँकि कृषि में पशुपालन की गतिविधि भी सम्मिलित की जाती है, इसलिए आप कृषि और पशुपालन को एक दूसरे के पूरक समझ सकते हैं। कृषि का मतलब केवल फसल उगाना ही नहीं होता है, फसल के साथ साथ पशुचारण की क्रिया को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आप देखेंगे मिश्रित कृषि हम पढ़ेंगे तब वापस आएगा। तो ये जो यायावर पशुचारण की गतिविधि है, ये मुख्य रूप से वर्तमान में उत्तरी अफ्रीका, अरब के हिस्सों और उत्तरी यूरेशिया के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की कृषि प्रणाली विशिष्ट रूप से प्रचलित है। यह प्रणाली प्राकृतिक चरागाहों पर जानवरों के पालन पर आधारित है। इस तरह की कृषि प्रणाली अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों के लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा है स्थानांतरण कृषि। छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि स्थान बदल बदल के की जाने वाली कृषि, जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ है जहाँ आदिवासी या ट्राइबल जनजाति का बाहुल्य रहता है, ऐसे दुर्लभ और रिमोट एरिया वाले में इस प्रकार की खेती की जाती है। चूँकि वहाँ जनसंख्या का बाहुल्य बहुत कम होता है और भूमि की अधिकता और जंगली इलाका होने के कारण वो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को अपनाते हैं। तो ये कृषि, इसको झूम कृषि भी कहते हैं या स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। स्लेश का मतलब काटना और बर्न का मतलब जलाना, यानी जंगली आदिवासी इलाकों में जो जंगली इलाके हैं उनको काट के जब लकड़ियाँ सूख जाती है तो उनको जला दिया जाता है। जो और उनसे उपलब्ध राख है वो उस मृदा में मिला दी जाती है, थोड़ी बहुत पोषकता मिट्टी प्राप्त करती है। तब उसमें ऐसे ही जो मोटे अनाज है उनको फेंक दिया जाता है आदिम तरीके से, और फिर वो फसल जितनी भी होती है उससे उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। एक प्रकार की यह जीवन निर्वाह कृषि का ही उदाहरण है। तो इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, यानी इसमें आधुनिक उपकरणों
या यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 250 मिलियन से अधिक आबादी अपनी जीवन निर्वाह के लिए स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। यह विविध रूप में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें अमेजन के जंगल है, कांगो जायरे जो अफ्रीका वाला भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, इनके द्वीपीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ जंगली वनस्पतियाँ तेजी से उगती है। आदर्श जलवायु स्थितियाँ होने के कारण यहाँ सदाबहार वनों की भी प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में जो पारंपरिक अनाज होंगे जैसे चावल, मकई, गेहूँ, छोटे बाजरा, जड़ की फसल और सब्जियां का उत्पादन होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में 85% कृषि का जो कृषि की खेती है वो स्थानांतरित होती है। यह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय दक्षिणी और मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जो जनजातियां हैं वो व्यापक रूप से करती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चूँकि इस स्थानांतरित कृषि के विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग इसके नामकरण किए हुए हैं, तो उनका हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, विश्व भर में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नामों की सूची। अब इसमें देखेंगे, इसको रे नाम से भी जानते हैं वियतनाम में, तावी बोलते हैं मेडागास्कर में, मसोले नाम से ये कांगो नदी में जानी जाती है। फिर देखो, लॉगन पश्चिमी अफ्रीका में है, कॉमिल मैक्सिको में इसको बोलते हैं, मिल्पा इसको युकाटन और ग्वाटेमाला वाला क्षेत्र है वहाँ बोलते हैं, ठीक है ना। और भी आप देखेंगे इस स्लाइड में अलग अलग इनके नाम हैं। जैसे रोका है तो इसको ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, वेनेजुला में इसको कोनुको नाम से जाना जाता है, चैनगिन बोलते हैं युगांडा जाम्बिया में, फिलीपींस में, फिर तोंगिया म्यांमार में बोलते हैं, चाइना श्रीलंका में बोलते हैं, लद्दाख जावा और इंडोनेशिया वाला भूभाग है वहाँ बोलते हैं, वहाँ जावा और इंडोनेशिया में बोलते हैं, तमराई थाईलैंड में बोलते हैं। तो ये अलग अलग भागों में इस स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो देखिए, भारत में इस झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नामकरण किए हुए हैं। जैसे वेवर या वीबर या दहिया बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत का, वहाँ बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग खेती भी बोलते हैं। और बस्तर जिला जो मध्य प्रदेश का है वहाँ इसको दीपा बोलते हैं। और इसी प्रकार देखो, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं, पोडू आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, और कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में बोलते हैं। इसके अलावा कमन, विंगा, धावी ये उड़ीसा के अलग अलग भागों में इस स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम हैं। फिर है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में फसलों को मुख्य रूप से स्थानीय खपत के लिए उत्पादित किया जाता है। यह कोई अधिशेष फसल रहती है तो ये बाजार में इसको बेचेंगे। एशिया की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ जलवायु मानसूनी वाली होती है इस प्रकार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह 2 तरह के होते हैं। पहला धान की खेती का प्रभुत्व, यानी जहाँ चावल अत्यधिक मात्रा में बोएंगे, और दूसरा ज्वार, सोयाबीन, गन्ना, मक्का और सब्जियाँ जैसे फलों का प्रभुत्व है। टोंगिंग डेल्टा वियतनाम में पड़ता है। ये निचले मेनाम घाटी जो थाईलैंड में मेनाम नदी बहती है, निचला इरावदी नदी म्यांमार और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान भारत के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि जहाँ पर जमीन उपजाऊ होगी लेकिन सीमित होगी, लेकिन जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने के कारण वहाँ स्थानीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार की फसल धान जैसे यानी खाद्य फसलें ज़्यादा मात्रा में उगाई जाएगी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन निर्वाह ये करेंगे। चौथा है वाणिज्य दूध उत्पादन कृषि। इस तरह की कृषि प्रणाली उत्पत्ति यूरोप में हुई है पर फिर विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैला है। बाजार और समशीतोष्ण जलवायु के निकटता होने के कारण 2 अनुकूल कारक है, जैसे डेनमार्क और स्वीडन जो यूरोप के 2 प्रमुख देश है, ये उत्तरी पूर्वी यूरोप में पड़ते हैं। ये में इस प्रकार की खेती बहुत प्रचलित है। देखो नाम से ही पता चलेगा, वाणिज्य यानी कमर्शियल यूज होगा, इसका वाणिज्यकरण होगा, व्यवसायीकरण होगा और बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाएगा दुग्ध के उत्पादन के लिए, और उस प्राप्त दूध के विभिन्न उप उत्पाद निर्मित किए जाएंगे और विदेशी मार्केट में ये बेचे जाते हैं। तो ये पूरा इसका कमर्शियल यूज होता है। अब 5वां है वाणिज्यिक खाद्य कृषि। इसमें खाद्य
फसलों का उत्पादन वाणिज्य के स्तर पर किया जाएगा, उनको बेचने के लिए किया जाएगा, न कि जीवन निर्वाह के लिए। तो इस प्रकार की जहाँ विस्तृत मैदान होंगे वहाँ खेती की जाएगी। जो ठंडे प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में खास करके एक फसली कृषि की जाएगी। जैसे गेहूं बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और उसको फिर विदेशों में बेचा जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली मुख्य रूप से कनाडा और अमेरिकी का जो प्रेरी घास का मैदान है, अर्जेंटीना में कंपास या लायनोस, दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्ड बोलते हैं, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदानी क्षेत्रों में, और यूरेशिया में स्टेपी के मैदान का जो चरनोजम मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, उस क्षेत्र में ये कृषि की जाएगी। और कृषि की इस प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होगी? तो इसमें अत्यधिक मशीनीकृत खेती होगी, खेत बहुत बड़े होंगे, यानी जोत का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और गेहूँ की प्रधानता होगी। एक फसली कृषि होगी ये। प्रति एकड़ भले कम उत्पादन होगा, प्रति एकड़ उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज यानी उत्पादकता बहुत ज़्यादा। कुल उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ उत्पादकता बहुत अधिक होगी। फिर पशुपालन, तो ये समशीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित है, और कुछ हद तक ये उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान जैसे कैंपस और लायनस में भी प्रचलित है। और यहाँ स्थायी खेतों में बड़ी संख्या में मवेशी, भेड़, बकरियाँ और घोड़ों को रखा जाता है। इन्हें घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए मांस और ऊन का प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उन्हें घरेलू बाजार में बेचा जा सके और निर्यात किया जा सके। तो ये पशुपालन में वाणिज्यिक और निर्वाह दोनों, आजीविका दोनों पहलू सम्मिलित होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि जो भूमध्य कृषि के नाम से जानी जाएगी, यानी खट्टे फल ज़्यादातर यहीं बोए जाएंगे। इस तरह की कृषि प्रणाली भूमध्य जलवायु क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। सर्दी में नमी और गर्मी में सूखा होता है। इस प्रकार की कृषि बहुत ही गहन, अत्यधिक विशिष्ट और फसलों की विविधता वाली होती है। घरेलू खपत के लिए गेहूँ, जौ और सब्जियाँ जैसी कई फसलों का उत्पादन होता है, जबकि रसदार फल, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल मुख्य रूप से निर्यात के लिए उत्पादन किए जाते हैं। और यही कारण है कि इस क्षेत्र को विश्व के ऑर्चर्ड लैंड्स भी कहा जाता है, और यह विश्व के शराब उद्योग का दिल भी कहा जाता है। यानी कि चूँकि भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको पता होगा कि एकमात्र ऐसी जलवायु है जहाँ पर बरसात शीतकाल में होती है, न कि बरसात काल में या ग्रीष्म काल में। और यहाँ पे खट्टे फलों की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। सिट्रस फल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस शराब उद्योग का बहुत बड़ा कारखाना भी माना जाता है। देखो अगला रूप है मिश्रित कृषि। तो इस तरह की कृषि प्रणाली विश्व के उन क्षेत्रों में की जाएगी जो अत्यधिक विकसित है और समशीतोष्ण अक्षांश पर स्थित है। यानी कि 40 और 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित कोई देश है तो वहाँ पर मिश्रित कृषि की जाएगी, जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, रूस, यूक्रेन और दक्षिणी महाद्वीप, इस प्रकार की कृषि बहुत गहन है और अत्यधिक विशिष्ट प्रकार की होती है। और इसका उद्देश्य भी व्यावसायिक होता है, वाणिज्यिक होता है। बाजार उद्यान कृषि, इस तरह की कृषि प्रणाली विश्व के उन क्षेत्रों में की जाएगी जो अत्यधिक विकसित है और समशीतोष्ण अक्षांश पर स्थित है। इसमें वही क्षेत्र आएंगे जो मिश्रित कृषि में आए थे, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, रूस, यूक्रेन और दक्षिणी महाद्वीप। इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग कहने का तात्पर्य ये है कि ये कृषि मुख्य रूप से शहर के आसपास खाली पड़ी ज़मीन पर की जाएगी और उन फसलों को उगाया जाएगा जो दैनिक आवश्यकता वाली होगी और जो पास का बाजार है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती होगी। जैसे फूल है, फल है, दूध है, सब्जियां हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो दैनिक आवश्यकता वाले वस्तुएं होगी उनका उत्पादन होगा और उनको ट्रक के माध्यम से बाजार तक पहुँचाया जाता है। यानी बाजार तक पहुँचाने का काम है वो ट्रकों के माध्यम से होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ट्रक फार्मिंग। और अंत में हम देखेंगे वाणिज्यिक वृक्षारोपण। इस तरह की खेती विश्व के उन हिस्सों में प्रचलित है जहां पर औपनिवेशिक काल में के दौरान यूरोपीय लोगों का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। इन भागों में यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश स्थापित हुए थे। हालांकि एक छोटे से क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है और अपने वाणिज्य मूल्य के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की खेती के प्रमुख उत्पाद है चाय, कॉफ़ी, रबड़ और ताड़ का तेल। अब देखिए, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ताड़ का तेल, ये सारी की सारी बागाती फसल है, बागान में उगाने वाले फसल है। अतः वाणिज्यिक वृक्षारोपण को हम बागाती खेती भी कह सकते हैं। इस तरह की कृषि का प्रचलन यूरोपीय बाजारों में उष्णकटिबंधीय फसलों को उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। यानी जो औपनिवेशिक ताकतें थी उन्होंने जो अविकसित पिछड़े एरियाज थे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े अपने आधिपत्य स्थापित किए और बागान लगाए और बागान में एक
विशेष प्रकार के वृक्ष को लगाया गया जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसको हम वाणिज्यिक वृक्षारोपण को हम बागाती कृषि भी कह सकते हैं। और ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की खपत जितने भी विकसित देश है, जो यूरोपियन और अमेरिकन देश है, उनको की जाती थी। हालांकि वर्तमान में स्थानीय देशों ने अपने प्रभुत्व में इनको ले लिया, चूँकि इस प्रकार की बागायती कृषि में उच्च तकनीकी बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से अभी भी काफ़ी हिस्से तक मालिकाना हक अभी भी यूरोपीय और अमेरिकन विकसित देशों के पास है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कृषि क्या है और प्रमुख कौन कौन से ऐसी कृषि प्रणालियाँ हैं और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले वीडियो में हम इसी यूनिट 3 का एक और टॉपिक लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।